फिल्म में शॉट्स हैं जहां पे अनुराग कश्यप और उसके साथ वाला जो गुंडा होता है वो लड़की को बुरी तरह मार के उसका रेप करते हैं और फिर उसी घर में खाना पका के खाते हैं, हंसते हैं और एंजॉय करते हैं। अगर आप मेरी तरह एक पेरेंट हैं या फिर नहीं भी हैं, आप अगर इस फिल्म को देखेंगे, ये इतनी ट्रॉमेटाइजिंग हो जाती है कुछ शॉट्स के अंदर कि आपका ना इस फिल्म को खत्म करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोटा फैक्ट्री के नए सीजन्स बनाने का कोई मतलब बनता है या नहीं, ये वाला सीजन देख के आपको काफी क्लियर हो जाएगा। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु। शक्तिमान बीमार हो गया हमारा, मत्था फिर गया शक्तिमान का। अब हम फैंस को इकट्ठे होकर ही मानसिक इलाज कराना पड़ेगा मुकेश जी का। मैं कल वाली वीडियो में अपनी एक GoFundMe चला दूंगा, वहां पे सिर्फ कृपया करके 50 पैसे दीजिए, क्योंकि मुकेश जी जो भी बातें करते हैं वो 50 पैसे से ज्यादा की सेंस नहीं बनाती। तो मैं अपनी कल की वीडियो में प्रस्तुत करूंगा मुकेश खन्ना जी की एक डिटेल्ड ब्लड कल्चर की रिपोर्ट, जिसको देखने के बाद तुम्हारे को यह चीज क्लियर हो जाएगी कि मुकेश साहब के ऊपरी माले के बर्तन किस हद तक खड़क चुके हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैंने देखी दो चीजें। पहले देखा मैंने TVF का द वेरी फेमस कोटा फैक्ट्री का सीजन 3, और फिर देखी मैंने एक तमिल लैंग्वेज फिल्म महाराजा, प्राइमरीली बिकॉज आई एम अ बिग एडमायरर ऑफ विजय सेतुपति's वर्क। और ये फिल्म देखने के बाद आई हैव अ लॉट टू से एंड सो डू आई हैव फॉर कोटा फैक्ट्री सीजन 3। तो आगे बढ़ते हैं ऑनेस्टली सेइंग में और इन चीजों के बारे में बात करते हैं। अगर 2024 का पहला हाफ किसी एक प्रोडक्शन हाउस ने अपने शोज को रिलीज करके बैक टू बैक रूल किया है तो वो प्रोडक्शन हाउस है TVF। पंचायत स्ट्रीमिंग के रिकॉर्ड्स बना भी रहा है और साथ ही साथ तोड़ भी रहा है। अपने चौथे सीजन तक कोई शायद ही शो पहुंच पाए, बहुत ही कम शोज उस पड़ाव तक पहुंच पाते हैं, लेकिन गुल्लक का हमने सीजन 4 देखा और वो भी इक्वली ही होलसम है। और अब फाइनली नेटफ्लिक्स पे TVF की एक और बहुत ही मैसिवली पॉपुलर वेब सीरीज का सीजन 3 ड्रॉप हो चुका है, जिसका नाम है कोटा फैक्ट्री। कोटा फैक्ट्री एज अ शो को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, क्योंकि इस शो के पहले और दूसरे सीजन ने सॉलिडिफाई कर दिया था इस शो का एक पर्टिकुलर फैन बेस। पहले 2 सीजन्स की कहानी हमारे को लेके गई कोटा के अंदर, एक ऐसी दुनिया से हमारे को रूबरू कराया जिसकी एग्जिस्टेंस के बारे में हमें पता तो था, लेकिन किस तरह से उस दुनिया में फंक्शन होती हैं चीजें, कैसे बच्चे स्ट्रगल से निकलते हैं और कैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम ग्रास रूट लेवल से ही पॉइजन्ड है। पहले 2 सीजन्स की जो कहानी थी, जो भी फंडामेंटल प्लॉट था दोनों सीजन्स का, वो फोकस करता था ऑन द स्ट्रगल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। कोटा में बच्चों के लिए सब कुछ होता है, पर ये लोग सिर्फ जेई एस्पिरेंट्स नहीं हैं। हम लोग भूल जाते हैं लोग 15-16 साल के बच्चे हैं। कट थ्रोट कंपटीशन और कभी ना खत्म होने वाली रैट रेस के चलते बच्चों का मेंटल हेल्थ कितनी बुरी तरह से इंपैक्ट होती है, उनकी सोशल लाइफ कैसी हो जाती है और साथ ही उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अपने दोस्तों के साथ और अपने घर वालों के साथ किस हद तक अफेक्ट हो जाते हैं, ये सब हमारे को सीजन 1 और सीजन 2 की कहानी में देखने को मिला था। नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट हियर, मैं गुल्लक के सीजन 4 और पंचायत के सीजन 3 को देखने के लिए ज्यादा लुक फॉरवर्ड कर रहा था और कोटा फैक्ट्री 3 के सीजन के लिए मुझे कोई भी एक्साइटमेंट नहीं थी। और प्राइमरीली इसका रीजन ये था कि सीजन 1 और सीजन 2 में जो हमने देखा वो कहानी इतनी वेल रिटन, स्क्रीन प्ले इतना वेल थॉट आउट और इतना वेल राउंडेड था कि मुझे नहीं लग रहा था कि यार ये कुछ भी नया सीजन 3 में लेके आ पाएंगे। और सीजन 3 में एग्जैक्टली यही होता है, कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि सीजन 1 और सीजन 2 में भी हमने वही देखा था कि बच्चे परेशान हैं, अपने बाल नोच रहे हैं, किसी के घर पे पैसे की तंगी है, कोई ट्यूशन पढ़ा के पैसे कमा रहा है, कोई किसी चीज की तैयारी कर रहा है, कोई किसी चीज की तैयारी कर रहा है, टीचर्स उनको मोटिवेट कर रही हैं। फंडामेंटली सीजन 3 की कहानी भी यही है। नो डाउट कोटा फैक्ट्री सीजन 3 बहुत मोनोटोनस हो जाता है, लेकिन फिर भी इसकी कहानी शाइन करती है 2 चीजों में। पहली है कि इस सीजन की कहानी फोकस करती है प्राइमरीली ऑन द मेंटल हेल्थ, ऑन द मेंटल वेलबींग ऑफ द टीचर्स। ये बहुत ज्यादा नहीं देखा जाता, हर शो हर पिक्चर बच्चों के ऊपर क्या बीतती है उसके बारे में बात करता है, लेकिन ये वाला सीजन स्पेसिफिकली टीचर्स की मेंटल हेल्थ पे फोकस करता है, जो फिनोमिनल है। जी तो भैया क्यों, जी तो सर क्यों नहीं। जितेंद्र कुमार की मेंटल हेल्थ इस शो का फोकस है और कैसे उन्होंने वो मेंटल हेल्थ, उनकी डिप्रेशन से जो ऑर्डील है उसको कंपेयर किया है दीवार के कोने में लगी हुई सीलन से। वो देखने में आपको मजा आ जाएगा, आपको लगेगा कितनी बेहतरीन राइटिंग करी गई है। थेरेपी की इंपॉर्टेंस पे भी बहुत अच्छी तरह नजर डालती है इस सीजन की कहानी। और सबसे बड़ी बात ये कि जो लोग थेरेपी को बीच में डिसकंटिन्यू कर देते हैं और जो रिलैप्स आता है, और अगर वो रिलैप्स एक टीचर को आए तो उसका जो प्रभाव होगा वो उसके सारे के सारे को स्टाफ के ऊपर और स्पेशली बच्चों पे कैसे पड़ता है, वो भी बहुत अच्छा लगेगा आपको देखने में। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज है, जीतू सर नहीं ले पाएंगे। और दूसरी चीज दैट वर्क्स इन द फेवर ऑफ दिस पर्टिकुलर सीजन ये है कि भैया लाइफ आफ्टर डिफीट भी होती है। अगर तुम फेल हो जाते हो उसके बाद भी जिंदगी है, और अगर तुम एक जगह पे बहुत ज्यादा दिग्गज बन चुके हो उसका यह मतलब नहीं है कि तुम वहीं पे स्टैग्नेट हो जाओगे, तुम आगे भी बढ़ सकते हो। मिंकू का सिलेक्शन हुआ है, मेरा नहीं, उससे जाके मांगो ना पार्टी।
बट अदर देन दीज टू थिंग्स देयर इज नथिंग एक्साइटिंग इन सीजन 3। शो की लिखाई हर बार की तरह बहुत बढ़िया है, एक्टर्स की परफॉर्मेंस हर बार की तरह बहुत बढ़िया है, लेकिन ये सब कुछ मिलके भी तुम्हारे को ये जस्टिफाई नहीं कर देगा कि तुम्हारे को सीजन 3 में कुछ बहुत ही बढ़िया देखने को मिल गया जो सीजन 1 और सीजन 2 में तुमने नहीं देखा। ये शो उन लोगों के बीच में एक सुपर हिट हुआ था जो लोग प्रिपरेशंस में लगे हुए हैं और डायरेक्टली इस शो की कहानी से रिलेट कर सकते हैं, स्पेशली वो लोग जो कोटा में ही पढ़ रहे हैं। सीजन 1 और सीजन 2 से बहुत भयंकर रिलेट हुआ था, सीजन 3 से भी वही लोग रिलेट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके और मेरे जैसे लोग जो कभी इन प्रिपरेशंस में नहीं पढ़े, हु ओनली वॉच सीजन 1 एंड सीजन 2 फॉर द फंडामेंटल स्टोरी ऑफ इट, वो इस वाले सीजन से बहुत ज्यादा एंटरटेन नहीं होंगे, बहुत ड्रैग और बहुत मोनोटोनस लगेगा आपको। कोटा फैक्ट्री बन चुका है, जहाँ पहले धीरे धीरे तराश कर बच्चों को काबिल बनाया जाता था, वहाँ मास प्रोडक्शन लग गई है। ये सीजन खत्म करने के बाद आप कम टू बिलीव वेरी ऑनेस्टली सेइंग कि इनको यहाँ पे ये वाला शो खत्म कर देना चाहिए। अगर ये स्टोरी सीजन 4 तक गई, ये सीजन 4 लेके आए तो मजा खराब हो जाएगा। शो को एक पीक आउट पे छोड़ देना चाहिए और जो इस शो का क्लाइमैक्स है मेरे हिसाब से खत्म हो जाएगा ये सीजन। अगर नहीं होता तो ये मोनोटनी और ड्रैग ही बन जाएगा। बट नॉनदलेस कोटा फैक्ट्री सीजन 3 इज अ गुड वन टाइम वॉच। अगर आपके पास वीकेंड पे कुछ करने के लिए नहीं है, इसको चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं तमिल फिल्म महाराजा के बारे में। என் பேர் மகாராஜா சார். सबसे पहली बात ये, एंड आई रियली डोंट नो व्हाट एनीबडी एल्स थिंक्स, बट मेरे हिसाब से विजय सेतुपति इज द इक्विवेलेंट ऑफ लेट इरफान साहब टू द तमिल इंडस्ट्री। विजय सेतुपति इज वन एक्टर दैट इज केपेबल ऑफ कन्वेइंग सो मेनी इमोशंस विदाउट इवन ट्राइंग हार्ड। फ्लॉलेसली बहुत ही कम चीजों में बहुत सारी चीजें कन्वे कर जाते हैं अपने शॉर्ट्स में विजय सेतुपति। सर लक्ष्मी सर. महाराजा फिल्म की कहानी में आपको ऐसे विजय सेतुपति देखने को मिलेंगे जो अपनी बेटी का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फिल्म कहने को तो सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर है, लेकिन इस फिल्म की कहानी जिस तरह से आगे बढ़ती है और जो ग्राफिक वायलेंस इसमें दिखाया गया है, स्पेशली छोटी बच्चियों के अगेंस्ट, अगर आप एक पेरेंट हैं आप सो नहीं पाएंगे वो चीजें देख के। निथिलन स्वामीनाथन ने ये फिल्म लिखी भी है, डायरेक्ट भी करी है और को राइट करे हैं इस फिल्म के डायलॉग्स। सही बताऊं तो पिक्चर की कहानी में कुछ नया नहीं है, इनफैक्ट बहुत ही क्लीशेड तमिल फिल्मों की कहानी है, बहुत ही क्लीशेड आपको लगेगी कहानी कि भैया 90s में बॉलीवुड में ऐसी फिल्में बनती थी, बच्ची को उठा लिया, बाप पागल हुआ फिर रहा है, सबको मार देगा, ये कर देगा वो कर देगा। लेकिन द ब्यूटी ऑफ दिस फिल्म इज द स्क्रीन प्ले। जैसे कहानी आगे बढ़ती है और कहानी को कैसे एडिट करा गया है, फिल्म को कैसे एडिट करा गया है, दैट विल कीप यू हुक टू द सीट। தனிப்படாம ஸ்டேட் இன்ஸ்பெக்டர் சொல்லிருக்காரு. ஒரு இளவும் இவனுங்க பண்ண மாட்டாருங்க. கடைசியில உன் கோமணத்தை கூட உருவிட்டு விட்டுறான்। शुरू से आखिरी तक 2 टाइमलाइंस में कहानी चलती है और आप कहीं पे भी ये गेस नहीं कर पाओगे कि अगले मोमेंट होने क्या वाला है, कहीं भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। थोड़ा बहुत आप भांप लोगे कि हाँ शायद ये हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट यू थिंक इज नॉट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। फिल्म का पोस्टर देखने के बाद काफी लोगों को ये लग सकता है कि काफी ग्रूसम और वायलेंट होगी ये ऑल ओवर फिल्म, लेकिन इतना कुछ नहीं है। बहुत अच्छा बैलेंस है एक फाइन स्टोरी टेलिंग का, और जहां पे वायलेंस की जरूरत है वहां पे वायलेंस भी बहुत ग्रूसम दिखाई गई है, विच आई रियली लाइक। इस फिल्म की कहानी को आपको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, वो मैं बताता हूं क्यों। कहानी बहुत ही अनथिंकेबल और वियर्ड फियर्स के ऊपर खेलती है, कैपिटलाइज करती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक परिवार बैठा हुआ है और ऊपर से पंखा गिर गया और किसी की मौत हो जाती है उस परिवार में से, बाकी लोग किस ट्रॉमा से गुजरेंगे, कितने क्वेश्चन से गुजरेंगे फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स, वो बड़ी अच्छी तरह देखा गया है इस फिल्म के अंदर। अब ये बहुत ही अजीब लगेगा देखने में, क्योंकि फिल्म में विजय सेतुपति का परिवार एक ट्रक के द्वारा कुचल दिया जाता है और वो सड़क पे नहीं होते, वो अपने घर के आंगन में बैठे होते हैं और वो ट्रक उनके आंगन में आके घुस जाता है। अब दिस फील्स वियर्ड, बट होल्ड ऑन, होल्ड योर हॉर्सेस और आगे देखो कि इस कहानी में होता क्या है। अनुराग कश्यप का कैरेक्टर इतना अनसस्पेक्टिंग क्रिमिनल बनाया है। उनकी एक दुकान है, दुकान में वो एक छोटू उनके साथ काम करता है, उनका एक परिवार है, एक छोटी बेटी है, सब कुछ खुशहाली से चल रहा है, लेकिन रात में वो और उनका छोटू निकल के हत्या करते हैं, रेप करते हैं, लूटपाट करते हैं, और लूटपाट और रेप और हत्या करने के बाद उसी घर में बैठ के खाना बना के खाते हैं। போலீஸ்காரங்களும் எத்தனை நாளைக்கு தான் இந்த கேஸ் ஓப்பன்லயே வச்சிருப்பாங்க? अनुराग कश्यप की एक्टिंग फिल्म में बेहतरीन है, लेकिन एक चीज आपको बार बार इरिटेट करेगी और वो है उनका भद्दा और टेरेबल लिपसिंग। पता नहीं कैसे लिपसिंग करी गई है, तमिल भाषा उनके मुंह के ऊपर वो कहीं पे बैठ ही नहीं रही, आगे पीछे हो रही है। एक चीज स्क्रीन प्ले के बारे में मुझे काफी अच्छी लगी और वो ये था कि एवरीथिंग इज लेफ्ट वेरी एम्बिग्यूअस इन द फिल्म अप टिल द एंड ऑफ द फिल्म। दोनों टाइमलाइंस के बीच में कहानी चलती रहती है। इनफैक्ट पहले हाफ में बहुत बढ़िया बिल्डअप है, थोड़े लोगों को बोरिंग लग सकता है वो बिल्डअप, लेकिन वो बिल्डअप काफी इंटरेस्टिंग है अगर आप ध्यान लगा के देखो, बिकॉज दिस फिल्म डिमांड्स योर अटेंशन। कुछ होने वाला है, क्यों हमारे को ये टाइमलाइन में आगे पीछे के कट्स दिखाए जा रहे हैं, ये इंटर कट्स हमारे को किस तरफ लेके जा रहे हैं। लास्ट का जो 15 मिनट है, 15 से 20 मिनट है, इनफैक्ट क्लाइमैक्स तो है ही माइंड ब्लोइंग, लेकिन क्लाइमैक्स से पहले जो बिल्डअप है टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स, वो जो 15 मिनट है क्लाइमैक्स से पहले वाले, वो बहुत इंटेंस हो जाते हैं। एंड व्हेन द क्लाइमैक्स कम्स योर माइंड विल बी ब्लोन, एज सिंपल एज दैट।
विजय सेतुपति की हर शॉट में इंटेंसिटी देखने वाली है। व्हेन ही इज मर्डरिंग पीपल, वो जो वेहमेंस दिखती है, वो जो रिवेंज, वो जो उबला हुआ खून दिखता है, वो देखने में यू विल बी माइंड ब्लोन। एंड एट द सेम टाइम सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ कुछ चीजें टिपिकल साउथ वाला मसाला डाला गया है। जैसे अनरियल स्ट्रेंथ दिखा दी एक नाई की, उसको 3-3, 4-4 लोग, 5-5, 10-10 लोग घसीट रहे हैं, लेकिन वो भैया उखाड़ रहा है चीजें, विच आई नेवर अंडरस्टैंड व्हाट वाज द नीड टू पुट इन द स्टोरी। टू बी ऑनेस्ट, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ही जबरदस्त फिल्म है, क्योंकि कहानी क्लीशेड है कहीं ना कहीं, एंड दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, दैट्स अ फैक्ट। बट दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट दैट दिस इज अ वेरी वेरी गुड फिल्म, और अगर आप देखना चाहते हैं इस वीकेंड पे, सो यू शुड गो एंड चेक दिस फिल्म आउट फॉर श्योर। तो ये था मेरा रिव्यू ऑफ महाराजा एंड कोटा फैक्ट्री सीजन 3। दोनों चीजें वर्थ वॉचिंग है, क्या देखना है वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन एक चीज आप कभी नहीं मिस कर सकते, और वो है मेरी रोस्ट वीडियो जो कल ड्रॉप होने वाली है मुकेश खन्ना भाई साहब पे, यानी कि शक्तिमान। तब तक ले मामा मिया लजानिया पप्पी, बाय बाय।